हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज गद्य खंड का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत पाठ शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको लेखक का नाम बता दूं तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। और वो अपने इस पाठ के माध्यम से क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कहते इसमें बाल गोविंद भगत जो मुख्य पात्र हैं, वह कहते हैं बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र के माध्यम से जो लेखक है वो उनके विलक्षण चरित्र का उद्घाटन वो करते हैं इस पाठ के माध्यम से, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से वो कोई सन्यासी नहीं होता, ऐसा वो कह रहे हैं। और सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं और बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, यानी वो वेशभूषा पर नहीं जा रहे हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, कि सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार कर रहा है कि यह इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। साथ ही साथ मुख्य पात्र इसके बाल गोविंद भगत स्वयं ही है। तो इनके विषय में जो है लेखक जो है वो इनके विषय में एक रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ इनके माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर वो प्रहार करते हैं कि जो भी बुराइयां थी, लेकिन बाल गोविंद भगत किस स्वभाव के थे, किन बातों को मानते थे, किनको नहीं मानते थे, ये सब इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए, तो बाल गोविंद भगत स्वयं, उनके परिवार में वो मुख्य पात्र खैर इस पाठ में यही है। और साथ ही साथ उनके एक पुत्र है और एक पतोह, यानी पुत्र की पत्नी है। और ये तीन ही लोग हैं जो घर में रहते हैं। और बाल गोविंद भगत चलिए किस तरह के हैं, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे आदमी थे, मंझोले, मंझोला कद होता है, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, 60 से ऊपर के ही होंगे, है ना। तो इतनी उम्र उनकी होगी, 60 के ऊपर होंगे लगभग। बाल पक गए थे, यानी सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। लंबी दाढ़ी भी उनकी नहीं थी, जटाजूट जो लंबे लंबे बाल देखे ना सन्यासी रखते हैं, वो भी उनके नहीं थे, जटाई नहीं थी यानी लंबी लंबी। और लेकिन जो चेहरा था वो सफेद बालों से जगमग किए रहता था। अच्छा, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, यानी ऊपर से टोपी होती है पर कान के पास से वो ऐसे कान के ऊपर फटाई होती है, कनपटी टोपी। और जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। रामानंदी चंदन क्या होता है, जो नाक के एक छोर से ही और औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। तो ये पहला ही जो हमारा ये जो पैराग्राफ है, इसमें पहला ही प्रश्न बन जाता है। देखो, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यह प्रश्न इस तरह से भी आता है कि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, तो कैसे थे। तो देखिए उत्तर, बाल गोविंद भगत एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे, जैसा भी मिला उसे पाकर संतोष धारण किया करते थे। वे सामान्य कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। अभी हमने ऊपर सामने यही पढ़ा, लगभग 60 वर्ष के ऊपर की आयु होने के कारण बाल क्या हो गए थे, सफेद हो गए थे। दाढ़ी या जटाई नहीं रखते थे, नाम मात्र के कपड़े पहनते थे जिनमें एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी थी। सर्दी में एक कंबल ले लेते थे और माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रखते थे। ये उनका रेखा चित्र होता है, एक उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका एक सामने चित्र किस तरह से अगर हम सोचें तो वो कैसे दिखते होंगे। तो ये
हम अपने माइंड में पिक्चर बना सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो किस तरह के दिखते होंगे। अगर ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए, मतलब जो भी हमने पढ़ा अभी कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। आपको लग रहा है कि वो इस तरह से साधु होंगे, मतलब बड़े कपड़े, कम सफेद दाढ़ी और इस तरह से रामानंदी तिलक लगाना तो साधु सन्यासी नहीं, लेकिन वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, ये स्वयं लेखक कह रहे हैं कि मुझे उनकी पत्नी की तो याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू जो थे, बेटा और उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं। उनका बेटा था एक और बेटे की पत्नी, वो पतोहू को तो मैंने देखा था, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मैंने उनको तो देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, ये उनका घर और परिवार था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, परिवार भी है, लेकिन बाल गोविंद भगत साधु थे। पहले कहा उन्होंने, वेशभूषा से ना माना जाए कि वो साधु थे, तो वे और लेकिन उनके अंदर गुण जो है वो साधुओं वाले थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को क्या कहते थे? साहब मानते थे, यानी कि वो कबीर के पच्चीनों पर चलते थे, कबीर को वो मानते थे बहुत, और उन्हीं के गीतों को गाते भी थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, खरा यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब खड़े होकर सभी से बात करते थे, मिलते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, कभी किसी से लड़ते भी नहीं थे, किसी की चीज नहीं छूते, किसी की भी चीज नहीं छूते थे, बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे, ठीक है। और इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल आश्चर्य होता। क्या आश्चर्य होता था कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। इतना तक वो नियमों का पालन करते थे कि किसी की चीज को नहीं छूना है, किसी की चीज को व्यवहार में नहीं लाना है बिना पूछे, तो शौच भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, यानी कबीर के दरबार या मठ में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। तो कबीर मठ कितनी दूर था? उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी, मठ से मतलब है इसका जो दरबार कहा, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता था, और प्रसाद रूप में जो कुछ उन्हें वापस मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी कि जो कुछ भी उसके खेतों में जो भी अनाज पैदा होता था, जो भी फसल होती थी, उसे जैसे काटते थे तो घर नहीं पहुंचाते थे, सर्वप्रथम वो उसे लेके जाते थे कबीर के मठ में, और कबीर के मठ में ले जाकर वहां पर देते थे, और जो प्रसाद रूप में उन्हें वापस मिलता था उसी से वो घर की गुजर बसर चलाते थे। तो इसमें से हमारे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, साथ में उत्तर भी है, इनको ध्यान दें। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। साहब का दरबार बाल गोविंद के गांव से कितना दूर था? तो साहब का दरबार बाल गोविंद भगत के गांव से 4 कोस दूर था। ये साहब कौन है? कबीर को कह रहे हैं, कबीर के दरबार को कह रहे हैं साहब का दरबार। बाल गोविंद भगत का आदर्श कौन था? तो बाल गोविंद भगत के आदर्श भी महात्मा कबीर थे। अच्छा, कबीर पंथी से क्या तात्पर्य है? तो कबीर पंथी का तात्पर्य है कबीर पंथ को मानने वाला, यानी कबीर को वो मानते थे, तो कबीर पंथी से तात्पर्य कबीर पंथ को मानने वाला, यानी कबीर के पदचिन्हों पर चलने वाला, उनकी बातों को मानने वाला। गुजर चलाना का क्या अर्थ है? उसी से गुजर चलाते थे, हमने कहा जो कुछ भेंट स्वरूप में उनको मिलता था उसी से गुजर चलाते थे। गुजर चलाना का अर्थ है अपना खर्च
चलाना, यानी कि जो कुछ उन्हें मिला उसी से वह घर चलाते थे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।